नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बीते दिनों गांधी मैदान में वक्फ कानून को लेकर बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो इस कागज़ को फाड़ फेंकेंगे। हमारे साथ मौजूद अनुप्रिया, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दों पर। मैम, क्या कहना चाहेंगी वक्फ कानून को लेकर, जो रैली में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है? लगातार आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार घूम करके ये समझ चुके हैं कि बिहार के जितने भी मतदाता हैं वह पुनः एनडीए की सरकार चाहती है, और उस मैंडेट को वो समझ करके कि बौखला गए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जो कहीं से भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। पहली बात कि किसी को भी इजाज़त है नहीं कि संविधान से वो खिलवाड़ करे। वक्फ कोई नया नियम नहीं है। वक्फ बोर्ड कई वर्षों से, मैं कहती हूँ आज़ादी के बाद से यह चला आ रहा है, एक नियम है जिसके तहत जितने भी जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति हैं, और जैसा कि उनके डेवलपमेंट के लिए, कार्य के लिए जो काम होता है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से बिहार में कई जगह पे, जैसा कि आप जानते होंगे अंजुमन इस्लामिया हॉल है या मदरसा हो गया, या कई ऐसी जो चीज़ें हैं जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके डेवलपमेंट पे कार्य हो रहा है। लेकिन जब वक्फ कानून की बात कर रहे हैं, उसमें संशोधन हुए नियम के विरुद्ध की बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब जेपीसी जब सब दल के नेताओं को बुलाती है, बैठक लेती है, उसमें आरजेडी का एक भी प्रतिनिधि जो है इस वक्फ के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलता है। उसने आपत्ति नहीं दर्ज की कि हमें इस बिंदु पे आपत्ति है, हम यह चाहते हैं कि वक्फ में शामिल नहीं होना चाहिए। ना ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुंह खोला, ना ही उनके किसी सांसद ने बोला, ना ही प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, और ना ही तेजस्वी यादव जी ने बोला। लेकिन जब जेपीसी जो एक माध्यम था जहाँ पे आप कह सकते थे, लीगली अपनी बात को कह सकते थे कि हमें हमारी आपत्ति है कि जेपीसी में ये शामिल नहीं होना चाहिए, यह कहीं से किसी की हकमारी हो रही है, तब आप चुप्पी साधे रहे और आज आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को। देखिए, जेपीसी में हमारी भी दल के लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल हमारे गए थे, हमने बतौर एक राजनीतिक दल अपनी बातों को रखा। हमारी 5 मांग ऐसी थी और जिसमें संशोधन करके उस मांग को मान लिया गया। अब उस नियम के तहत हमारी जेपीसी में जो हमने मांगे रखी, उस पर कार्य वक्फ बोर्ड में उसमें संशोधन किया गया है। तो जब नीतियाँ, आपकी नीयत साफ नहीं होती है तो आप बस राजनीतिक मुद्दा तलाशते हैं। हमेशा से इनकी नीयत रही है कि कार्यकर्ता और जमात जात की राजनीति करके वोट बटोरने की, लेकिन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वोट की नहीं, वोटरों की चिंता करते हैं। अपने तमाम जितने भी हमारे बिहार वासी हैं उनकी चिंता करते हैं, उनके विकास की चिंता करते हैं और उचित कार्रवाई करते हैं कि जिससे किसी की हकमारी नहीं हो। और देखिए, जो संशोधन उसमें बात कही गई है जेपीसी में, आपने देखा होगा कि यह जेपीसी के माध्यम से जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, उसमें यह है कि जो नियम एक आया है कि मुस्लिम, उसमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाएगा, दलित जो है, जो पसमानदा मुस्लिम है, उनको शामिल किया जाएगा। तो यह एक तरह से दर्शाता है कि आने वाले में सरकार चिंतित है कि जो गरीब तबका है, मुस्लिम में भी जो गरीब तबका है, जिसको इस बिल के माध्यम से, वक्फ के माध्यम से उनको मतलब सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो भी उस सुविधा का लाभ उठाएं। पासमानदा समाज का साथ एनडीए नहीं दिया है। नहीं, किस, हम तो ये बता ही आपको रहे हैं ना कि पासमानदा, हम तो गरीब मुसलमानों का, महिला जो है जिनकी हकमारी हुई है, उन सभी को, क्योंकि देखिए महिला अपने आप में एक किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करती हो, उनके लिए एक मतलब एक व्यक्ति के रूप में चिन्हित होकर के उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का लगातार सरकार यह तय कर रही है कि महिला एक चार दीवारी की मोहताज नहीं रहे, वह अपने सरकार के नीति निर्धारण में भी सहयोग करे, अपने विकास का भी कार्य का जिम्मा उठाए। तो इसलिए ऐसी जो बातें कह रही, मैं फिर कह रही हूँ कि जब मौका था जेपीसी में बोलने का, तब तो चुप रहे।
इतने सीरियस टॉपिक पे चुप्पी साधना और अब एक मंच मिल जाना और भीड़ को भीड़ अपना बता देना, ये चोर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, चोरी वाली राजनीतिक नहीं चलेगी। बिहार के तमाम मुस्लिम भाई जानते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का जितनी माननीय मुख्यमंत्री शासनकाल रहा है उतने साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मस्जिदों की घेराबंदी कराई है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई है, उतनी ही मंदिर की भी घेराबंदी की है। और मुसलमान भाइयों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था हो, चाहे वो मदरसा के माध्यम से हो, चाहे उनके जीवन यापन के माध्यम, जैसा कि मैंने आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल के बारे में कहा, कई ऐसे डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और एक तरफ सिर्फ आरजेडी MY समीकरण की जो राजनीति करती है, बस वो राजनीति करती है, वोट लेती है और वोट लेने के बाद में कुछ देती नहीं है। जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने कहा, ऐलान किया कि अब जो वो है शस्त्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि हम कलम बांट रहे हैं और चाचा बंदूक बांट रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो शस्त्र अप्लाई करने का मतलब थोड़ी कि वो खुद चलाएंगे, तो वो तो अपने रक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि यह कोई नई प्रावधान नहीं है। और कलम बांटने की बात वो कर रहे हैं, थोड़ा हास्यास्पद है कि वो कलम की बात करते हैं, कि जिनसे ना कलम से ना उनका खुद का रिश्ता नाता नहीं उनके माता पिता का रहा है। वो तो लाठी पिलावन रैली करते थे कि लाठी उठाइए और चल जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और पलायन को रोकने के लिए नौकरी के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य करें। जैसा कि हमने 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से हमने वादा किया था कि बिहार के तमाम लोगों को 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। आज उस वादे के साथ में हमने 9,35,000 हमने नौकरियां दी हैं, 24 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगा कि उस रोजगार करने वाले संख्या में ग्रामीण महिलाओं की संख्या अधिक है। तो हम लगातार काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी कलम, मुझे लगता है कि अच्छा होता उस कलम को आप अपने बाल अवस्था में पकड़ लिए होते तो अच्छा होता कि शायद आप भी 10वीं पास कर गए होते। कलम, आपके कलम की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप पता नहीं कलम बांटेगा तो उस कलम से पढ़ने वाले बच्चों की जो नौकरी लगेगी उसके बदले ज़मीन ले लीजिएगा। इसलिए आपका कलम अपने पास रखिए। बांटना ही था तो उस मंच से आपके पिताजी ने जो संपत्ति ली है नौकरी के बदले, वो संपत्ति लौटा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वृद्धा पेंशन में भी जो है बढ़ोतरी की गई है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, मैं फिर कह रही हूँ ना, उनका शासनकाल को अगर आप देखेंगे 2 दशकों का शासनकाल रहा है। वो महिलाओं, चाहे वह विकलांग हो या वृद्धा हो या आप जितने भी व्यक्ति हो, जो मैं फिर कहती हूँ हर एक वर्ग की चिंता करते हैं, बेटियों के जन्म से लेकर के बेटियों के विवाह तक। और जो वृद्धावस्था में है या विधवा हो गई हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन के माध्यम से उनको भी मजबूती की। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पेंशन हो या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे पिंक टॉयलेट की बात हो, पिंक बस की बात हो, बेटियों को पढ़ने के लिए जिस तरह से राशि का वितरण होता है, एक महिलाओं को नौकरी में 35% का आरक्षण है। तो महिलाओं के हित के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मजबूती कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, यही एक हमारा है कि हम कार्य के आधार पर चुनाव में जाएंगे। और इसीलिए महिलाएं भी तय करती हैं कि बिहार में अगली बार फिर से 2025 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बीते दिनों 21,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, और आगे की क्या योजना है मुख्यमंत्री की? देखिए, वही हमारा जैसे कि हमने कहा कि हमने वादा किया था 10 लाख नौकरी की, इसी प्रारूप के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर एक विभाग में, जैसा कि कुछ वर्ष पहले भी हमने देखा था कि शिक्षकों की बहाली हुई थी, अभी लगातार पुलिस बल में भी बहाली आ रही है। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है। और आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस बल है तो ये बिहार में है। तो इसीलिए ये लगातार हमारा यही है कि हम हर एक विभाग में हम चिन्हित करेंगे कहाँ पे वैकेंसियाँ रिक्त हैं, उनको चिन्हित करके हम जल्द से जल्द बहाली हम निकालेंगे। और ये हमारा जो एस्टिमेट है या हमारा जो टारगेट है, ये और भी बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ अनुप्रिया जी मौजूद थीं और हमने काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत की। आपने सुना। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।